साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मेंस 2023 और यूपीएससी 2023 के लिए मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी टेस्ट सीरीज को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, जो आपको मतलब ऑनलाइन यदि आप चाहेंगे तो फ्री में पीडीएफ इसकी मिल जाती है। तो गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। तो इसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो पहला टेस्ट है जो कि आपका पॉलिटी आपका जीएस पेपर 2 के तहत आता है, जीएस पेपर 2 संबंधित है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्नों को किया था और इस वीडियो के तहत भी हम लोग 10 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे और कैसे उसके उत्तर को लिखना है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों के हस्तांतरण पर प्रकाश डालिए। क्या आपको लगता है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक स्तर से कम रही है? तो इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं। पहला कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शक्तियों के हस्तांतरण पर प्रकाश डालना है, और दूसरा प्रश्न है क्या आपको लगता है कि हस्तांतरण की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक स्तर से कम रही है। ठीक है, एक प्रकार से इसका विश्लेषण करना है। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण देना है, उल्लेख करना है, और फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत शक्तियों के हस्तांतरण का विस्तार से उल्लेख करना है। फिर उल्लेख करना है कि हस्तांतरण कैसे संतोषजनक नहीं रहा है, उन बिंदुओं के बारे में बात करना है कि ये जो हस्तांतरण हुआ है वो कैसे संतोषजनक नहीं रहा है, और फिर हमें इसके आधार पर आगे की राह का सुझाव देते हुए निष्कर्ष दे देना है। मतलब क्या किया जा सकता है उसको बताते हुए निष्कर्ष देना है। तो देखिए उत्तर क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संक्षिप्त उल्लेख करना है। तो विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय शासन के निकायों, तो आप विभिन्न समितियों के अनुशंसाओं 2-3 समितियों के नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो आप, उदाहरण के तौर पे। तो विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए थे। ये 1992 में पारित किए गए थे और 93 में लागू हो गए थे। ठीक है, ये अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण द्वारा विकेंद्रीकृत शासन की एक औपचारिक प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत शक्तियों का हस्तांतरण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको कई पॉइंट में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है त्रिस्तरीय संरचना के रूप में। त्रिस्तरीय संरचना सभी राज्यों में क्रमशः ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही पंचायतों में सभी पंजीकृत मतदाताओं को शामिल करते हुए ग्राम सभाओं के सृजन का अधिदेश या मैंडेट किया गया। दूसरा, कार्यों का हस्तांतरण किया गया कि 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में क्रमशः पंचायतों, मतलब 11वीं में पंचायतों और 12वीं में शहरी स्थानीय निकायों के लिए पंचायतों में मतलब जो 11वीं अनुसूची उसमें 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची है शहरी स्थानीय निकायों के बारे में उसमें 18 सूची विषय हैं, उन्हें सूचीबद्ध किए गए हैं। तीसरा, चुनाव कराने के लिए पृथक निकाय। तो प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव कराने के लिए एक नए स्वायत्त निकाय अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण, देखिए स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रक्रिया के अनुसार करों, शुल्कों एवं फीसों के उद्धरण मतलब ये वसूलने, संग्रहण एवं विनियोजन हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत जिला योजना समिति, तो स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना इनका मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जो हस्तांतरण किया गया शक्तियों का वो इस प्रकार से है। हालांकि हस्तांतरण संबंधी इन प्रावधानों के बावजूद वास्तविक हस्तांतरण जो है एक दूर का स्वप्न है। मतलब ये चीज़ें तो बताई गई परंतु वास्तविकता में पूर्ण रूप से हस्तांतरण नहीं किया गया। जैसे कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र पर अस्पष्टता है, उचित रूप से परिभाषित अधिकार क्षेत्र के अभाव में कार्यों को सौंपा जाना राज्य विधानसभाओं के विवेक पर निर्भर है। तो कुछ विधानसभाओं ने जो 29 विषय हैं वो सबके सब नहीं सौंपे हैं, परंतु अभी हाल ही में जो केरल है, केरल ने जो ग्राम पंचायतों के 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, वो सारे के सारे विषय जो हैं वो सौंप दिए हैं। दूसरा पॉइंट, अभी भी राज्य की नौकरशाही के अधीन कार्य करना।
अभी भी राज्य की नौकरशाही के अधीन कार्य करना। ग्राम प्रधान को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी के लिए प्रखंड कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। तीसरा, प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त व्यक्तियों पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण स्थानीय निकाय अतीत में प्रभावी कार्य करने में विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तरदायित्वों को हस्तांतरित कर दिया गया है, फिर भी पंचायती राज संस्थाओं का इन विभागों के कर्मचारियों और बजट पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगला है स्थानीय निकायों की अपर्याप्त भागीदारी। देखिए, कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्धारण और चयन में स्थानीय निकाय शायद ही शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, वित्त के लिए राज्यों और केंद्र पर निर्भरता। तो संसाधन जुटाने की अपनी अपर्याप्त शक्तियों के कारण स्थानीय निकाय अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर हैं। इस प्रकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा परिकल्पित वास्तविक हस्तांतरण को साकार करने के लिए उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है, जिनकी हमने बात की कि क्या मतलब समस्याएं हैं, उन समस्याओं की बात की। इससे न केवल सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय कल्याण और विकास को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो आगे क्या किया जाता है उसको बताते हुए यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यद्यपि अर्धन्यायिक निकाय मतलब क्विशी जुडिशियल बॉडीज, क्वाशी या क्विशी जुडिशियल बॉडीज को न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तथापि दोनों के बीच अंतर के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो विद्यमान है। हमें इसका सविस्तार वर्णन करना है। तो दो प्रश्न हैं। पहला, यद्यपि अर्धन्यायिक निकायों को न्यायिक निकायों की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो उन शक्तियों की बात करना है जहाँ समानता है। और दूसरा ये है, दोनों के बीच अंतर के अनेक महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान है, तो जहाँ पे अंतर है उन बिंदुओं को बताना है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले अर्धन्यायिक निकायों का संक्षिप्त विवरण देंगे कि ये हैं क्या, फिर दोनों के बीच अर्धन्यायिक निकायों और न्यायिक निकायों के बीच समानताओं को रेखांकित करेंगे, क्या समानताएं हैं, फिर दोनों के बीच अंतर को रेखांकित करेंगे और फिर आप निष्कर्ष बता देंगे। तो देखिए, अर्धन्यायिक निकाय क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या हैं। तो अर्धन्यायिक निकाय ऐसे प्राधिकरण होते हैं जिनके पास न्यायिक निकायों के समान शक्तियाँ होती हैं, किंतु ये विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। मतलब जिसका इन्हें मैंडेट दिया जाता है, निर्देशित जिसके लिए किया जाता है, वही कार्य करते हैं। सामान्यतः इन निकायों का कार्य न्यायालयों के कार्य को आसान बनाना तथा स्थानीय न्यायालयों के बोझ को कम करना है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जो है आपका, आयकर अपीलीय अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि, ये सब क्या है, अर्धन्यायिक निकाय हैं। अब बात कर लेते हैं कि न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों की बीच समानताएं क्या हैं। तो पहला, न्यायालयों के समान इन निकायों जो अर्धन्यायिक निकाय हैं को अपने समक्ष आने वाले मामलों पर न्याय निर्णय करने की पूरी शक्ति होती है। दूसरा, न्यायालयों के समान अर्धन्यायिक निकायों के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, इनके आदेशों के विरुद्ध भी अपील का प्रावधान होता है। तीसरा पॉइंट, दोनों विधिक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है, चाहे आपके न्यायिक निकाय हो या अर्धन्यायिक निकाय। चौथा, दोनों निकाय जनता को समय पर न्याय दिलाने के लिए के उद्देश्य से कार्य करते हैं। तो ये तो थी दोनों की भी समानताएं। अब यद्यपि इनकी शक्तियाँ न्यायिक निकायों से मिलती जुलती हैं जो आपके अर्धन्यायिक निकाय हैं, तथापि दोनों के बीच कुछ अंतर के महत्वपूर्ण बिंदु विद्यमान हैं। कौन कौन से? पहला है, अर्धन्यायिक निकाय गैर न्यायिक निकाय हैं। ध्यान रखिएगा, अर्धन्यायिक निकाय गैर न्यायिक निकाय हैं जिनके पास विधि की व्याख्या करने की शक्तियाँ हैं। इनके लिए न्यायालय या न्यायाधीश के समान शक्तियों और कार्यप्रणाली का प्रावधान किया गया है और किसी औपचारिक कार्रवाई का आधार प्रदान करना इनका कर्तव्य है। दूसरा, ये आंशिक रूप से न्यायालय की तरह ही कार्य करते हैं, आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं। अर्थात इनके पास न्यायालयों के समान न्याय निर्णय करने या निर्णय देने की शक्ति होती है, किंतु ये उन प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है जिनका न्यायालयों के द्वारा पालन किया जाना होता है। तीसरा पॉइंट है आपका कि न्यायिक निकायों के विपरीत ये विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। न्यायिक निकायों के विपरीत जो अर्धन्यायिक निकाय होते हैं विशेषज्ञता के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। जैसे एनजीटी का अधिकार क्षेत्र कुछ ही क्षेत्रों में है, वो हर क्षेत्र में निर्णय नहीं दे सकता है, और इनका गठन अपने विषय क्षेत्र में पारंगत लोगों के साथ किसी विशेष मामले के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एनजीटी क्या है, पर्यावरण संबंधित जो मामले होते हैं, प्रदूषण संबंधित जो मामले होते हैं, उनको ही देखता है। इसके अतिरिक्त अगला जो पॉइंट है, अर्धन्यायिक निकायों को कठोर न्यायिक नियमों जो प्रक्रिया और साक्ष्य संबंधी हैं उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु सामान्य न्यायालयों को इनका कठोरता से पालन करना पड़ता है। वहीं अगला पॉइंट है, अर्धन्यायिक निकाय औपचारिक सुनवाई तभी कर सकते हैं जब इनके लिए अपने शासी कानूनों के अनुसार ऐसा करना अधिदेशित हो। मतलब एनजीटी का जो गठन हुआ है, एनजीटी मतलब
राष्ट्रीय ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 का रहा है, इसके तहत जो जिस चीज़ के लिए इसको मैंडेट किया गया है, यदि उस मैंडेट में कोई चीज़ कही गई हो, उन्हीं मामलों के बारे में सुनवाई कर सकता है। अर्ध न्यायिक निकाय न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण निकाय के रूप में कार्य करते हैं। जो अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, ये न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण निकाय के रूप में कार्य करते हैं। ये एक त्वरित सुनवाई तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये तीव्रता से न्याय प्रदान करते हैं। क्योंकि ये एक त्वरित सुनवाई तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये तीव्रता से न्याय प्रदान करते हैं। आमतौर पर इनके द्वारा दिए गए निर्णय त्वरित एवं कुशल होते हैं। इन्हें अपने संविधान और उद्देश्य के अनुसार, जो इनका एक संविधान है, उस संविधान और उद्देश्य के अनुसार एक विशिष्ट भूमिका निभानी होती है, और ये समाज के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्भरता, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, तो निर्भरता के आधारों को वर्णित करना है। ठीक है, जो ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उन ग्राउंड्स के बारे में बात करना है। साथ ही निर्भर प्रतिनिधियों के लिए, जो डिस्क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपायों पर भी चर्चा करना है। जो रेमेडियल मेजर्स हैं, जो उपचारात्मक उपाय हैं, उनकी भी हमें चर्चा करना है। तो 2 प्रश्न हो गए इसमें। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है राहुल गांधी और कुछ अन्य, जैसे कुछ विधायकों की जो है सदस्यता गई है, डिस्क्वालीफाई हुए हैं विभिन्न कारणों से। तो इस वजह से ये प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का संक्षिप्त विवरण देते हुए उत्तर आरंभ करना है। फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो निर्भरता डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स को की स्पष्ट रूप से पुष्टि करना है, उन ग्राउंड्स के बारे में हमें बात करनी है। और इसके बाद इसके लिए उपलब्ध जो उपचारात्मक उपाय हैं, रेमेडियल मेजर्स हैं, उनको बताना है कि क्या क्या उपचार हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रोका जा सके, और उसके बाद निष्कर्ष दे देना है। तो चलिए पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में बात करें। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक अधिनियमन है संसद के सदनों तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के निर्वाचनों के संचालन और ऐसे निर्वाचनों के संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र की संरचना के संबंध में विवरण प्रदान करने, दोनों सदनों की सदस्यता हेतु अर्हताओं एवं निरर्हताओं, ऐसे निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों और उससे उत्पन्न होने वाले संदेहों एवं विवादों के निर्णय हेतु प्रावधान करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किसके लिए अधिनियमित किया गया है? तो यहाँ पर बात कर लिए। इस अधिनियम में संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा सदस्य बनने दोनों के लिए निर्भरताओं, मतलब संसद और किसी राज्य के विधानमंडल दोनों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान किया गया है। इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किन आधारों पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो आधार आप देख लीजिए। तो देखिए आपके कुल 6 आधार यहाँ बताए गए हैं, 6 आधार। पहला है आपराधिक आधार, दूसरा है भ्रष्टाचार के आधार पर अन्य अपराधों में कुछ चीज़ें हैं, फिर संविदात्मक आधार, और फिर है आपका निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के आधार पर। कुल यहाँ पे 5 हैं, 6 नहीं है, 5 हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है आपका आपराधिक आधार पर। तो देखिए धारा 8(1) में प्रावधान है कि निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा। किन अपराधों के लिए? पहला, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध यदि सिद्ध दोष होता है। तो दूसरा, निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध, मतलब निर्वाचन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने पर। तीसरा, बलात्कार संबंधित कोई अपराध या किसी महिला के प्रति क्रूरता का अपराध हो। चौथा, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य को उत्पन्न करने या बढ़ावा देने वाले कथन संबंधित अपराध। पांचवा, विभिन्न वर्गों में दुर्भावना बढ़ाने वाले कथन या धार्मिक पूजा या समारोहों के किसी भी स्थान पर ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध। तो ये तो आपराधिक आधार थे। अब भ्रष्टाचार के आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसमें क्या है? धारा 8(1) में प्रावधान है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के अपराध या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उल्लंघन के लिए दंडनीय अपराध के लिए
सिद्ध दोष ठहराया गया व्यक्ति निर्हरित होगा, डिस्क्वालीफाइड होगा। अन्य अपराध, इसी तरह कई अन्य अपराध हैं जो किसी प्रत्याशी द्वारा किए जाने पर उसे निर्हरित या डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाएगा, जैसे कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का प्रचार करना और आचरण करना उस प्रकार का, प्रतिसिद्ध वस्तुओं का आयात और निर्यात करने का अपराध करना, मतलब एक प्रकार से स्मगलिंग करना, ठीक है। तीसरा, विधि विरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, मतलब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के सदस्य हैं जिसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया है, जैसे कि आप किसी खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप है उसमें शामिल होते हैं, या किसी आतंकवादी संगठन समेत कोई ग्रुप है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के। इसके अतिरिक्त स्वापक, औषध और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का उल्लंघन, जो ड्रग्स से संबंधित अधिनियम है, या इससे संबंधित यदि आप कोई उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं या उस मामले में फंसते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगला पॉइंट है आपका चौथा है, वो है संविदात्मक आधार। यदि किसी व्यक्ति ने व्यापार हेतु सरकार के साथ अनुबंध किया हो तो भी डिस्क्वालीफाई होगा। पांचवा है निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहता है यदि व्यक्ति, ठीक है, जो उसने खर्चे किए हैं चुनाव में, यदि उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो भी डिस्क्वालीफाई होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में विफलता पर भी प्रत्याशी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिली थॉमस वाद 2013 में निर्णय दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है तथा न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, तत्काल सदन में अपनी सदस्यता खो देगा। अब ऐसी निर्भरता के विरुद्ध उपलब्ध उपचार क्या है? ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट जो आपके मेजर्स हैं, मतलब जो उपचार हैं, उन उपचारों की बात करेंगे, ठीक है। तो वो आपके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं? तो पहला है धारा 8A, भ्रष्ट आचरण के तहत निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन है यदि इसको छोड़कर, मतलब धारा 8A भ्रष्ट आचरण के तहत निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन छोड़कर निर्वाचन आयोग किसी भी निर्हरता को समाप्त कर सकता है। मतलब यदि भ्रष्ट आचरण के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, निर्वाचन आयोग, पर इसको छोड़कर जो अन्य आधार हैं तो उसको निर्वाचन आयोग किसी भी निर्हरता को समाप्त कर सकता है या ऐसे किसी भी निर्हरता की अवधि को कम कर सकता है। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी भी निर्हरता या डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में धारा 8A की उपधारा 2 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। तीसरा, कोई डिस्क्वालीफाइड व्यक्ति यदि वह संतुष्ट है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, मामले पर अतिरिक्त विचार किए जाने हेतु उच्च अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। चौथा पॉइंट, भ्रष्टाचार या अभक्ति के अंतर्गत निर्भरता हेतु निर्वाचन आयोग उस समय तक भ्रष्टाचार या अभक्ति के निर्णायक साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता है जब तक कि उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान न किया गया हो। इसके अतिरिक्त सभी अपराध समान प्रकृति और समान कोट के नहीं होते हैं, इसलिए यह अधिनियम निर्भरता, डिस्क्वालिफिकेशन हेतु विचार किए जाने वाले मामले के लिए कट ऑफ दंड निर्धारित करता है। तो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सदस्य की निर्भरता के प्रावधान के अतिरिक्त भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर भी सदस्यों की निर्भरता का प्रावधान किया गया, डिस्क्वालीफाइड करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है, ये विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये केशवानंद भारती जो वाद रहा है उस केशवानंद भारतीवाद से संबंधित है और अभी हाल ही में केशवानंद भारतीवाद जो है वो चर्चा में भी था, ठीक है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस केस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 1973 का केस था, तो 2023 में कुल 50 साल पूरे हुए हैं, तो ये भी इसलिए चर्चा में भी था, तो इसलिए इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, हमें तो इसमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो जो भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है उस सिद्धांत को बताना है और ये भी साथ में बताना है कि यह एक न्यायिक नवाचार है, जुडिशियल इनोवेशन है। तो किस प्रकार से न्यायिक नवाचार है उन बिंदुओं को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूल संरचना के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए उत्तर आरंभ करेंगे, फिर उदाहरण के सहित यह स्पष्ट करेंगे कि यह न्यायिक नवाचार किस प्रकार से है और इसके बाद इसकी उत्पत्ति और महत्व पर प्रकाश डालेंगे और उचित निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, उत्तर इसका जो होगा
मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीम नहीं है। तो संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का प्रयास करने वाला कोई भी संशोधन अवैध होगा। क्या होगा? अवैध होगा। हालांकि भारत के संविधान में कहीं भी मूल संरचना का पद का उल्लेख नहीं किया गया है। यह समय के साथ विभिन्न निर्णयों के माध्यम से क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है। मूल संरचना के सिद्धांत को न्यायिक नवाचार माना जाता है, जुडिशियल इनोवेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मूल संरचना की विषय वस्तु या ढांचे को न्यायपालिका द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है। किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है? तो पहला देखिए आप, इसमें कई सारे केस हैं, तो कुल यहाँ पे 9 केसेस की बात की गई है। तो आप इन 9 केसेस को देखेंगे तो यहाँ पर इन 9 केसेस के माध्यम से कहा जाता है कि न्यायिक नवाचार है। तो आप 9 को यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम में आप 3-4 के बारे में भी लिख देंगे तो काफ़ी है, क्योंकि आप सारे को तो नहीं लिख पाएंगे। तो पहला है शंकरी प्रसाद वाद। 1951 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी निहित है। मतलब संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर आता गोलकनाथवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया। 1951 का जो शंकरी प्रसाद वाद था उसको पलट दिया। तब निर्णय दिया कि मूल अधिकारों को अतिश्रेष्ठ एवं अपरिवर्तनीय प्रदान की गई है, इसलिए संसद इन अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं कर सकती है। इसके पश्चात संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास किसी भी मूल अधिकार को समाप्त या सीमित करने की शक्ति है तथा अनुच्छेद 368 के तहत पारित किसी अधिनियम पर अनुच्छेद 13 की कोई बात लागू नहीं होगी। फिर आता है केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथवाद आपका 1967 का था, इसमें दिए गए अपने निर्णय को रद्द कर दिया तथा 24वें संशोधन अधिनियम को सही ठहराया, क्योंकि न्यायालय ने इसमें संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया, जिसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकारों को समाप्त या सीमित कर सकती है, किंतु उन मूल अधिकारों को नहीं जो संविधान की मूल संरचना का भाग हैं। मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान की मूल संरचना की एक विशेषता है। फिर वामन राव वाद 1981 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस सिद्धांत को केशवानंद भारती वाद के निर्णय के बाद के संविधान संशोधनों पर लागू किया जाएगा। अगला है किहितो होलोहन बनाम जो चिल्हूवाद 1992 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को मूल संरचना की विशेषताओं में जोड़ा गया था। अगला है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में विधि के शासन को मूल संरचना की विशेषताओं से जोड़ा गया था। फिर SRI मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में संघीय ढांचे, भारत की एकता एवं अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल संरचना की विशेषताओं में के रूप में जोड़ा गया, के रूप में दोहराया गया कह सकते हैं। तो देखिए, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया गया। हालांकि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को भली भांति स्थापित किया गया है। हालांकि इसकी विषय वस्तु को अंतिम रूप से किसी भी पैमाने पर पूर्णतः निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उच्चतम न्यायालय उन्हें स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं करता। फिर भी भारत का संप्रभु लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नागरिकों के मूल अधिकार आदि संविधान की कुछ अनिवार्य विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में बार बार किया गया है। हालांकि इसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कानून एवं संवैधानिक संशोधन अब न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है तथा ऐसे कानून जो मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। संक्षेप में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीम नहीं है, मतलब बिना सीमा के नहीं है। हालांकि तथा उच्चतम न्यायालय सभी संवैधानिक संशोधनों का अंतिम निर्णायक एवं व्याख्याकार है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करते हैं जो वर्तमान में मूल ढांचे के भाग हैं, तो इसमें आप नाम याद रखिएगा। भारत की संप्रभुता, दूसरा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, तीसरा कल्याणकारी राज्य का निर्माण, चौथा
संविधान की सर्वोच्चता। 5वां, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार। 6ठा, संविधान का पंथनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप। 7वां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। 7वां है आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता। 8वां है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। 9वां है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीतिगत तथ्यों के बीच सामंजस्य व संतुलन। ये सभी क्या मूल ढांचे के भाग हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करने में, सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है, तो को सुनिश्चित करने में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। साथ ही सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव देना है। तो सबसे पहले हमको क्या बताना है कि भारत में सहकारी संघवाद के संबंध में संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करना है कि सहकारी संघवाद है क्या, फिर इसके समक्ष विद्यमान बाधाओं को बताना है, फिर इसको बढ़ावा देने के उपायों को बताना है, फिर निष्कर्ष दे देना है। बस इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले संघवाद के बारे में बात करते हैं, सहकारी संघवाद के बारे में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। तो सहकारी संघवाद का अर्थ है कि यद्यपि शक्तियों के वितरण हेतु संवैधानिक प्रावधान हैं, तथापि व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं मानी जाती हैं। पहला, राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रकों और रणनीतियों का साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, यह स्वीकार करते हुए कि मजबूत राज्य मिलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ निरंतर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी भावना से कार्य करना। हालांकि भारत में सहकारी संघवाद के समझ कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, उन चुनौतियों की बात कर लेते हैं। पहला, संस्थाओं की अप्रभाविता। देखिए, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित विभिन्न संस्थाओं ने अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया। जैसे 2 एग्जाम्पल है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद नियमित बैठक न होने के साथ ही इसे मात्र बातचीत के स्थल के रूप में देखा जाता है, साथ ही इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। दूसरा है नीति आयोग। दूसरा है आपका नीति आयोग। यद्यपि इसने सहकारी संघवाद को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है, किंतु यह एक सांविधिक निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। साथ ही इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने पर सीमित बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी नीतियां पहले से ही उन्नत राज्यों के पक्ष में कार्य कर सकती हैं, जिसका अन्य राज्यों पर हानिकारक प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की भूमिका, ये भी चुनौती है। कई बार राज्यों ने केंद्र द्वारा राजनीतिक कारणों से राज्यपाल के पद के दुरुपयोग की शिकायतें की हैं। अगला है असंतुलित क्षेत्रीय विकास। अलग अलग राज्यों के विकास के विभिन्न चरणों में होने के कारण राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन में प्रायः भेदभावपूर्ण व्यवहार की भावना होती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद। भारत में जल संबंधी समस्याओं के बढ़ते जाने के कारण विभिन्न राज्य जल विवादों में संलिप्त हैं। ये प्रायः भावनात्मक समस्याएं बन जाती, जिन्हें हल करना कठिन हो जाता है। अब इसके लिए क्या उपाय जो है अपनाए जा सकते हैं, अब उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों की बात करेंगे। तो पहला है, समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की भी समस्याओं के समाधान हेतु नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद आदि जैसे मंचों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्यों की आशंकाओं को दूर करना। केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की वास्तविक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उदाहरण के लिए, राज्यपाल के पद का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करना। नीति आयोग के दृष्टिकोण, जिसमें वह पर्याप्त डेटा के आधार पर नीति निर्माण करता है, को अपनाया जाना चाहिए तथा सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसने 3 वर्षीय कार्य एजेंडे का प्रकाशन, नीति आयोग का प्रकाशन, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का विकास, GIS आधारित नियोजन को बढ़ावा देने आदि पहले भी प्रारंभ की है नीति आयोग ने। अगला है जो इसमें समस्या है, वो है आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास का। जो उपचारात्मक उपाय हैं वो है संतुलित क्षेत्रीय विकास, जैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम का गठन। इस फोरम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्वरित, समावेशी और धारणीय आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं की पहचान करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा इसकी सहायता की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का सुदृढ़ीकरण करना। सरकारी आयोग के सिफारिशों को लागू करके इसे संविधान में परिकल्पित सभी शक्तियां प्रदान करके सुदृढ़ किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद
263A जो कि परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु इसे 1990 के राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया गया था। सहकारी संघवाद की भावना को नीति आयोग की स्थापना से प्रोत्साहन मिला है, जो कि भारत सरकार का नीति संबंधित प्रमुख थिंक टैंक है। संपूर्ण देश में एक कर लागू करने में जीएसटी परिषद की सफलता भी सहकारी संघवाद की कार्यप्रणाली का एक विशिष्ट उदाहरण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कई सारे देशों के संविधानों से उधार ली गई विशेषताओं के बावजूद भारत का संविधान जो है वो अद्वितीय बना हुआ है। विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले परिचय में भारतीय संविधान के निर्माण की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देंगे कि किस प्रकार से हमारा संविधान का निर्माण होता है। फिर विश्व के विभिन्न संविधानों से ग्रहण किए गए विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालना है। फिर हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में अपनाए गए संशोधित प्रावधानों के साथ बाहर से ग्रहण किए गए प्रावधानों की तुलना करना है और फिर निष्कर्ष दे देना है। तो देखिए, भारतीय संविधान की कई विशेषताएं विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण की गई। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम से, यूके से या इंग्लैंड से सरकार का संसदीय स्वरूप, द्विसदनीयता और विधायी प्रक्रियाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया, मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं। फ्रांस से प्रस्तावना में शामिल, फ्रांस से क्या लिया गया, प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ संघ। आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व और तत्कालीन सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विचार ग्रहण किए गए, साथ ही जो मूल कर्तव्य हैं वो भी ग्रहण किए गए हैं। बाहर से ग्रहण किए गए प्रावधानों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय संविधान अद्वितीय बना हुआ है, जैसा कि नीचे बताया गया है। कैसे? पहला, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यूनाइटेड किंगडम का कोई लिखित संविधान नहीं है और अमेरिकी संविधान में केवल मात्र 7 अनुच्छेद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे, जो अब बढ़कर 470 हो गए हैं लगभग। दूसरा, संवैधानिक संप्रभुता। तो देखिए, हालांकि भारत ने ब्रिटेन के समान ही सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है, किंतु भारत में संसद के स्थान पर संप्रभु कौन है? संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है। और ब्रिटेन में क्या है कि संसद जो है वो संप्रभु है, मतलब वो चाहे कुछ भी कर सकती है। भारतीय संसद स्वयं के लिए नए संविधान का निर्माण नहीं कर सकती है, यह केवल विद्यमान संविधान में संशोधन कर सकती है, वह भी संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन किए बिना। अगला है प्रतिबंधों के साथ मूल अधिकार। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में प्रदत्त मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, वे कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का होना भारत में। देखिए, भारत में संघवाद का सिद्धांत कनाडा की संघीय व्यवस्था से ग्रहण किया गया है। हालांकि भारत में केंद्र केवल आपातकाल की स्थिति में ही राज्यों की शक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। समान परिस्थितियों में केंद्र और राज्य दोनों अपने लिए संवैधानिक क्षेत्र के भीतर, अपने लिए निर्धारित संवैधानिक क्षेत्र के भीतर ही कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है और राज्य के कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। इसके विपरीत भारतीय संविधान में एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। भारत की न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर तथा राज्य में एवं जिला स्तर पर क्रमशः राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो केंद्र एवं राज्य दोनों के कानूनों को लागू करते हैं। अगला पॉइंट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों की तुलना में भारतीय संविधान लचीला है, हालांकि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों पर संविधान कठोर है। वहीं अगला पॉइंट है राज्य के नीति निषेध तत्वों का व्यापक दायरा। भारत में राज्य के नीति निषेध तत्वों को में न केवल आयरलैंड के समान आर्थिक अधिकार शामिल हैं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और प्रशासनिक मामलों से संबंधित सिद्धांत भी शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान केवल उधार ली गई विशेषताओं का एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे संविधान निर्माताओं की विलक्षणता और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है, जिन्होंने देश और इसकी जनता की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है कि क्या भारत सरकार में अधिसंख्य मंत्रालयों को युक्तसंगत बनाने की आवश्यकता है? प्रासंगिक तर्कों के साथ विवेचना करना है। तो देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, मंत्रालयों और भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि का उल्लेख करना है।
फिर भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला जिनके तहत मंत्रालयों का निर्माण और इनके द्वारा कार्य किया जाता है। और फिर क्या भारत सरकार में मंत्रालयों की वर्तमान संख्या को युगसंगत बनाने की आवश्यकता है, इस संदर्भ में कुछ तर्क देने हैं और फिर निष्कर्ष देना है। तो देखिए, भारत में मंत्रालय और विभागों का गठन भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इन नियमों के तहत प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक मंत्री निर्दिष्ट किया जाता है। साथ ही मंत्रालय में प्रत्येक विभाग सामान्यतः एक लोक सेवक या अधिकारी के प्रभार के अधीन होता है, जो नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन के संबंध में मंत्री की सहायता करता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रालयों के गठन को आवश्यक बनाने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो देखिए, पहला, प्रशासनिक सुविधा एवं विकास सुनिश्चित करने हेतु तो प्रत्येक मंत्रालय नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। अनेक मंत्रालय कार्य विभाजन, बेहतर समन्वय, निरीक्षण आदि के माध्यम से प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करते हैं। और वहीं अगला है, इसी में किसी विशेष क्षेत्र या समाज के एक विशेष वर्ग के विकास के लिए मंत्रालय गठित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके अतिरिक्त सरकार के कार्यों में हो रही निरंतर वृद्धि, ये भी मंत्रालय गठन का कारण है। अपने कल्याणकारी प्रकृति के कारण सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य दिन प्रतिदिन अधिक विशिष्ट होते जा रहे हैं। इसके लिए नए और विशिष्ट मंत्रालयों या विभागों अथवा प्रभागों के गठन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हाल ही में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों विभाग का गठन किया गया। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया गया है। देखिए, वर्तमान में भारत सरकार में 40 से अधिक मंत्रालय हैं और उसके विभाग हैं, जिनके प्रमुख 78 मंत्री हैं। इसमें राज्य मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट भी होते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भारत में मंत्रालयों की संख्या को निम्नलिखित कारणों से युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। कौन से कारण? पहला है, निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया का होना। सरकारी कामकाज, देखिए, सरकारी कामकाज की बढ़ती जटिलता के कारण कई निर्णय एक से अधिक मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इससे नीति या योजना का कुशल कार्यान्वयन बाधित होता है। साथ ही यह जवाबदेही सुनिश्चित करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। जैसे भारत में ड्रोन संबंधित नियमों से संबंध नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के मध्य व्याप्त मतभेद का होना। दूसरा, संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए इतनी बड़ी संख्या में मंत्रालयों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मंत्रालयों को आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन प्रदान करने में व्यय होता है, इसलिए संसाधनों का यह आवंटन इष्टतम नहीं है। अगला पॉइंट है, निजी क्षेत्र के साथ अतिव्यापन और संघर्ष। देखिए, भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है और इसी संदर्भ में सरकार द्वारा ऐसी कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो निजी क्षेत्र प्रदान कर सकता है। इस प्रकार सरकार निजी क्षेत्र की प्रतिद्वंदी बन जाती है, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश कम हो जाता है। उदाहरण के लिए BSNL है, दूरसंचार सेक्टर में निजी क्षेत्र भी हैं, और वहीं सरकार का अपना BSNL है, जीवन बीमा निगम है, LIC। अगला है राजनीतिक संरक्षण के साधन। गठबंधन की राजनीति के दौर में सहयोगी दलों को लुभाने के लिए मंत्रालयों का उपयोग किया जाता है। देखिए, अधिसंख्य मंत्रालयों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता के लिए अनेक तर्क दिए गए हैं। जिस प्रकार सड़क मंत्रालय, रेल मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय को एकीकृत परिवहन रणनीति के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है, इसी प्रकार ऊर्जा क्षेत्र के मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अभी विलय किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि UPSC की भूमिका, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका का विवरण दीजिए। साथ ही UPSC की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा है, तो हमें यदि UPPCS मेंस की परीक्षा देनी है तो हमें राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPSC के बारे में भी पता होना चाहिए। और जैसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग को देख रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी जानकारी इकट्ठी रखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या करेंगे? पहले UPSC की भूमिका और उसके महत्व का संक्षेप में उल्लेख करते हुए परिचय देंगे, फिर इसकी सीमाओं का उल्लेख करेंगे और फिर उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जो कि UPSC की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को सुरक्षित बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं, और फिर निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग
का गठन केंद्रीय भर्ती अभिकरण के रूप में किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, ठीक है, चूंकि इसका प्रावधान आपका संविधान में है। इसे भारत में मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में माना गया है। इस संबंध में इसकी भूमिकाएं क्या हैं? पहला, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और संघ राज्य क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। दूसरा, यह सेवा संबंधी मामलों में मामलों पर परामर्श उपलब्ध करवाता है। साथ ही यह अनुशासनात्मक मामलों के निर्धारण में सरकार को परामर्श देता है। तीसरा, यह राज्यों मतलब यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है को ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की योजना तैयार करने और प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यूपीएससी को संसद द्वारा संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। यह यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान की कार्मिक प्रणाली को भी सुनिश्चित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग को लेटरल एंट्री के लिए साक्षात्कार के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। यद्यपि कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सलाहकार निकाय के रूप में का होना। इसके द्वारा की गई सिफारिशें, जो संघ लोक सेवा इसके द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रवृत्ति की होती हैं और इसलिए इसकी सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्यों के दायरे को नियत करने नियम भी बना सकती है। दूसरा, सीमित भूमिका का होना। संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तों, समग्र प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों या अस्थायी नौकरियों में कर्मियों की नियुक्ति करते समय और किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान करते समय इसके साथ परामर्श नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति पदों, सेवाओं और मामलों का भी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर कर सकता है, राष्ट्रपति भी। कार्य का अधिव्यापन। अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका केंद्रीय सतर्कता आयोग के उदय से प्रभावित हुई है, क्योंकि अब सरकार एक विशेष एजेंसी के रूप में भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी से परामर्श करती है। संघ लोक सेवा आयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान ने इस संगठन की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। कौन से प्रावधान किए गए हैं? पहला, कार्यकाल की सुरक्षा। अनुच्छेद 316(2) के तहत में प्रावधान किया गया कि लोक सेवा आयोग के सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए पद को धारण करेंगे और संघ लोक सेवा आयोग के मामले में आयु सीमा 65 वर्ष है। दूसरा, पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत प्रबंधित प्रावधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच पूरी करने के बाद कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, सेवा की शर्तें। संविधान के अनुच्छेद 318 में प्रबंधित है कि किसी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारित व्यय। अनुच्छेद 322 में प्रावधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित तथा संसद के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 319(1) में प्रावधान किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला है सिफारिश को स्वीकार न करने पर ज्ञापन। अनुच्छेद 323 में प्रावधान किया गया कि आयोग के कार्यचालन की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति द्वारा आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करने का कारण बताते हुए ये ज्ञापन भी दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये वो प्रावधान है जो क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की जो स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है अधिकरण के बारे में। अधिकरण ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण क्या है? अनुच्छेद 323(a) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(b) में बी से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में ट्रिब्यूनल्स की बात की है, पर दोनों में 2 तरह के ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। इस प्रश्न का उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले हम लोग ट्रिब्यूनल या अभिकरण
अधिकरण और उसकी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण करेंगे। फिर कार्यों, क्षेत्राधिकार आदि के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के बीच अंतरों को वर्णित करेंगे और फिर निष्कर्ष बता देंगे। देखिए, अधिकरण या ट्रिब्यूनल विधि द्वारा स्थापित न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय हैं। इनका प्रयोजन तीव्रता से निर्णय देकर न्यायपालिका के मामलों के बोझ को कम करना है। साथ ही इनमें तकनीकी मामलों के लिए विशेष संबंधित विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। अधिकरण मूल रूप से भारतीय संविधान का भाग नहीं है। अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल्स मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग नहीं थे। वर्ष 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B ने संसद और राज्य विधायिकाओं के अधिकरणों के गठन करने का अधिकार प्रदान किया है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, 323A जो है इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है और 323B में जो है अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। तो दोनों डिफरेंस क्या? पहला, कार्यशीलता में। यद्यपि अनुच्छेद 323A केवल सार्वजनिक सेवा संबंधी मामलों के लिए अधिकरण की स्थापना को बंद करता है, वहीं अनुच्छेद 323B में कुछ अन्य मामलों जैसे कि कर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार, किराया और किराएदारी अधिकार आदि के लिए अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है अंतर का, कि कौन स्थापित कर सकता है। हालांकि 323A के अंतर्गत अधिकरणों की स्थापना केवल संसद द्वारा की जा सकती है, वहीं अनुच्छेद 323B के अंतर्गत अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरा, अधिकरण का पदानुक्रम। ट्रिब्यूनल्स का जो सोपान है वो अनुच्छेद 323A के अंतर्गत केंद्र के लिए केवल एक अधिकरण और प्रत्येक राज्य या 2 या अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। अधिकरण के लिए पदानुक्रम का कोई प्रश्न वर्णित ही नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत अधिकरण का एक पदानुक्रम निर्मित किया जा सकता है। मूल रूप से इन अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती थी, न कि उच्च न्यायालयों में। यद्यपि चंद्र कुमार बाद 1997 में उच्चतम न्यायालय ने इन दो अनुच्छेदों के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में शामिल नहीं थे। इसलिए इन अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अब न्यायिक उपचार उपलब्ध है। अधिकरण प्रणाली पिछले 80 वर्षों से पारंपरिक न्यायालय प्रणाली के समानांतर विकसित हुई है। आयकर अपीलीय अधिकरणों की स्थापना वर्ष 1941 में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से की गई थी और अनुच्छेद 323A और 323B अंतः स्थापित होने के पश्चात वर्ष 1980 से वर्ष 2010 के मध्य कई अधिकरणों जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के साथ साथ क्षेत्र विशिष्ट अधिकरणों की स्थापना की गई। वित्त अधिनियम 2017 कई अधिकरणों को समेकित करता है। अब बात करते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर अधिरोपित किया जा सकता है, मतलब वो आधार कौन से हैं, साथ ही मतलब वो कौन से ग्राउंड की बात करें, साथ ही इसके अधिरोपण की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों का भी उल्लेख करना। तो 3 प्रश्न हो गए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के बारे में संक्षिप्त परिचय देना, ये है क्या। उसके बाद उन आधारों का उल्लेख करना है जिन पर इसे किसी राज्य में अधिरोपित किया जा सकता है। तीसरा, इसके अधिरोपण की प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों का उल्लेख करना है और इसके बाद निष्कर्ष दे देना है। देखिए, राष्ट्रपति शासन का अर्थ किसी राज्य में वर्तमान सरकार का निलंबन और उस राज्य में केंद्र का प्रत्यक्ष शासन लागू होना है। ऐसे राज्य पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी बन जाता है। राज्य विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है, उसका सत्रावसान हो जाता है। ऐसी स्थिति निर्वाचन आयोग को 6 माह के भीतर पुनः चुनाव आयोजित कराने हेतु बाध्य करती है। राष्ट्रपति शासन 2 आधारों पर लागू किया जा सकता है। पहला, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है या अन्यथा राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें
राज्य सरकार संविधान, जिसमें राज्य जो है सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार सुचारू रूप से शासन नहीं चला सकती है। जो राज्य सरकार है उस संविधान के अनुसार या संविधान के प्रावधान के अनुसार सुचारू रूप से शासन नहीं चला सकती है। दूसरा अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 356 के तहत आधार है, दूसरा 365 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शर्तों के तहत राज्य सरकार को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। पहला, यदि राज्य विधायिका राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय के लिए मुख्यमंत्री के रूप में एक नेता का चुनाव करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, यदि राज्य में गठबंधन की सरकार असफल हो जाती है और मुख्यमंत्री अल्पमत में आ जाता है। यदि तीसरा, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में। चौथा, यदि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अपरिहार्य कारणों से राज्य के लिए चुनाव स्थगित कर दिए गए हों। अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, उपर्युक्त शर्तों को पूरा, मतलब जो दो कंडीशन है, यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो उपर्युक्त शर्तों के पूरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। यद्यपि इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। इस स्वीकृति के लिए किसी भी सदन में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद यह 6 माह तक प्रभावी रहता है और इसे प्रत्येक 6 माह में संसद में स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, 6-6 माह करके। अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रभाव क्या हैं? देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को क्या कर देती है? बर्खास्त कर देती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्य का राज्यपाल जो होता है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहायता से राज्य प्रशासन का संचालन करता है। तीसरा, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित या भंग कर देता है। ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। संसद इन शक्तियों को भी राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर सकती है। अतीत में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग के कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस प्रकार की उद्घोषणा के दुरुपयोग को रोकने हेतु इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और SR मुंबई मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्य में आपातकाल लागू करने वाली राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।